नमस्ते, गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक हमारा स्पेशल प्रीव्यू जो चल रहा है ऑनगोइंग क्रिकेट वर्ल्ड कप, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस, कुछ अपसेट्स जिसने सारा समीकरण बदल दिया है, तो वो सब पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा पुनीत का। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल, मैं अच्छा हूँ और काफी लुत्फ उठा रहा हूँ इस T20 वर्ल्ड कप का। काफी मजा आ रहा है। अभी एक हफ्ता, मतलब कल एक हफ्ता हो जाएगा वर्ल्ड कप शुरू हुए और हमने कितने सारे यादगार मैचेस देख लिए हैं। मजा आ गया। मतलब ये जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि ऐसा एसोसिएट नेशंस के साथ जो वर्ल्ड कप अभी तक हुए हैं, आई थिंक सबसे ऊपर है ये वर्ल्ड कप, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग स्टार्ट आई डोंट रिमेम्बर कि और कोई वर्ल्ड कप का हुआ होगा। हाँ, आगे चल के हो जाते हैं सारे, बट ये वर्ल्ड कप इट इज समथिंग एल्स। तो काफी मजा आया। और आप उस दिन गए थे ग्राउंड पे। सबसे, मतलब मुझे लगता है कि T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे यादगार मैच का आपके लाइव आपने देखा। तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का काफी इंपॉर्टेंट मैच था दोनों के लिए, और वो इम्पोर्टेंट होता ही जा रहा था और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो एज अ व्यूअर ऑन द ग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस क्या था धवल? प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद पुनीत। मैं अपने आप को खुशकिस्मत लोगों में से मानता हूँ जो लोग उस ग्राउंड में मौजूद थे। आई थिंक आप सभी ने टीवी पे देखा था, ज़्यादा लोग थे नहीं, और बट ऑब्वियस वर्किंग डे 11 बजे के मैच में, नॉन होस्ट का मैच, ज़्यादा लोग नहीं जाना चाहेंगे। तो पर फिर भी मैं और मेरे मित्र रोशित अपने आप को नहीं रोक पाए, तो हम लोग चले गए। और आई थिंक नॉर्मल सा मैच जा रहा था। जब रिकल्टन डिकॉक खेल रहे थे तो लग रहा था अफ्रीका 230 बना के इजीली अफगानिस्तान को गेम से ही पार कर देगा, मगर वहाँ से थोड़ा अच्छा कमबैक आया राशिद का, बाकी सब बॉलर्स का। उसके बाद भी 187 टफ लग रहा था। फिर आई थिंक अच्छा स्टार्ट किया, फिर बीच में फंबल हुए, फिर अगेन 2 विकेट और गिरे, और फिर जब राशिद गिरे तब मुझे याद है हम दोनों ने जाना स्टार्ट कर दिया था। मगर फिर आई थिंक नूर के 1-2 छक्के देखे, आपका मैसेज देखा, फिर रुक गए, और वहीं से हम लोगों ने वापस ग्राउंड में एंटर हुए, और फिर तो उठने जाने का सिलसिला चलता रहा। लास्ट ओवर में जब नूर आउट हुए, फिर से उठ के जाने लगे, मगर फिर से वो हॉर्न सुनाई दिया, नो बॉल वाला। और उसके बाद तो आई थिंक ये अफगानिस्तान फेवरेट हो गया था मेरे सबसे एक समय। फिर मुझे वो 99 का ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच याद आ गया, जहाँ पे वो रन आउट हो गए फजल फारी की। मुझे नहीं लगता था 2 रन की जरूरत थी वहाँ पे। आप 1 रन लेके 2 गेंद में फिर से कोशिश कर सकते थे, मगर अच्छा, वो आपको 99 का वर्ल्ड कप याद आया? काफी लोगों को 2019 का वर्ल्ड कप भी याद आ गया था। वो हमारे लिए कड़वी याद है, तो याद रहेगा ही। मगर वो लास्ट बॉल पे आई थिंक वो मुझे डोनाल्ड इसलिए याद आ गया क्योंकि उसके बाद भी 2 बॉल थी, तो वहाँ पे भी ऐसा ही पैनिक हुआ। उसके बाद भी आई थिंक सुपर ओवर में अफगानिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 16 या 17 रन बनाए मेरे हिसाब से, जो मुझे लगा काफ़ी अच्छा टोटल था। सुपर ओवर में आप अच्छा डिफेंड कर सकते हैं। और जब लास्ट बॉल में 7 रन रह गए, तब तो ऐसी फीलिंग आई कि अफ्रीका अब तो शायद बाहर हो जाएगा, मगर वो लास्ट बॉल पे छक्का स्टब्स का, और फिर वहाँ से सुपर ओवर, वहाँ से आई थिंक थोड़ी बाजी बिगड़ी, क्योंकि अफगानिस्तान ने अजमत को बॉलिंग दी, जो मेरे को लगता है कि एनी डे में राशिद को पिक करता। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, ये लॉजिक। मगर 22 रन देखे, फिर से पहली बॉल पे नाबी को भेजना वो भी गलती थी, फिर दूसरी बॉल पे वो आउट हुए, तब तो फिर से मैं खड़ा होकर हम लोग जाने लगे, मगर 3 छक्कों की आवाज़ ने हमें फिर से मजबूर कर दिया कि नहीं वापस बैठना है। तो ये मैच में मेरे को नहीं याद है मैं कितनी बार उठा हूँ, कितनी बार बैठा हूँ। और अंत में फिर लास्ट बॉल पे आई थिंक मेजोरिटी क्राउड अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो लास्ट बॉल पे फिर थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ, और वो केशव महाराज का बहुत ही ब्यूटीफुली बोल्ड आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर लेंथ, जिसपे आप इतना ईजी नहीं अंडर आकर उसको कवर या कहीं पर मारना, तो वहाँ पे गुरबाज मार खा गए और इफेक्टिवली अफगानिस्तान बाहर हो गया। मतलब अभी मैथमेटिकली है, मगर हम दोनों को पता है कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा या यूएई से तो नहीं हारने वाला। हालांकि इन दिनों जो अपसेट चल रहा है कुछ कह नहीं सकते, मगर हाँ बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान का ये वर्ल्ड कप बहुत ही हार्ट ब्रेक के साथ अंत हुआ। मगर मेरा एज अ फैन बहुत ही अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। एक तो कम क्राउड की वजह से मिस मैनेजमेंट कुछ नहीं था, ना कहीं पे क्यू था खाने या पानी में, या आई थिंक पानी की भी अच्छी सुविधा थी। आईसीसी का मैं तारीफ करूँगा। मुझे बीसीसीआई के मैचेस में इतने पानी के स्टॉल्स नहीं दिखते हैं, मगर आईसीसी का इवेंट था और शायद न्यूट्रल मैच था, उसकी वजह से भी, या जो भी रीज़न था, मुझे पानी हर जगह दिख रहा था फ्री वाला, तो वो मैं तारीफ करूँगा। उसके अलावा आई थिंक मेरे और 3-4 मैचेस हैं जाने का प्लान, कल भी जाने वाला हूँ साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड। तो साउथ अफ्रीका का मेरे को लगता है एक टी शर्ट ले लेनी चाहिए। एक मैच देख लिया, एक कल जाऊँगा,
उसके बाद 22 को भी सुपर 8 है इंडिया अफ्रीका, और 26 को भी सुपर 8 है साउथ अफ्रीका, और प्रोबेबली सामने वेस्ट इंडीज होगा। तो बहुत सारे साउथ अफ्रीका के मैचेस देखने हैं मेरे को, बट हाँ आई थिंक बहुत सारे सारे साउथ अफ्रीका में। हाँ, बस उम्मीद करता हूँ 8 मार्च को जो फाइनल है उसमें साउथ अफ्रीका ना दिखे और भारत दिखे, ये उम्मीद है। बट आई थिंक अफ्रीका की बैलेंस टीम है। मुझे लगता है कि सारे बेसिस कवर्ड हैं। कल थोड़ा सा चोक कर गए, इसलिए आई थिंक एंड में वो फंबल हो गए। बाकी एक समय 230-225 बन जाते तो शायद वही मैच खत्म हो जाता। तो मैं तो बहुत इंप्रेस्ड हूँ साउथ अफ्रीका से, और कल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा। तो मैं एज अ फैन या मैं एज अ क्रिक वाले यूज़र दोनों तरीके से मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ दो बेस्ट फील्डिंग यूनिट साइड को देखने के लिए। तो और कल मेरे को उम्मीद है कि ज़्यादा पब्लिक होगी, छुट्टी का दिन है और शाम का मैच है और दो बड़ी टीमें हैं, तो मैं इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50,000 तो होना चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा जब हम लोग अपने सोमवार वाले वीडियो में मिलेंगे। अगर हाँ, उससे पहले और कुछ मैचेस हैं जिस पे हम लोग नज़र डालते हैं। ओवर टू यू पुनीत। मैं तो यही कहना चाहूँगा उस मैच के बारे में कि जैसे मैंने कहा कि वैसा मैच तो मैंने कभी देखा नहीं, और काफी लोग बोल रहे हैं कि उस लास्ट बॉल पे डाइव मार लेना चाहिए था, या फिर नबी को नहीं भेजना चाहिए था, या फिर राशिद खान को खुद बॉलिंग लेनी चाहिए थी। बट आपको समझना पड़ेगा अफगानिस्तान बहुत कम टाइम पे काफी आगे बढ़ चुका है। बांग्लादेश और आयरलैंड इन सब के मुकाबले तो काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन वो अभी भी रिलेटिवली काफी नया है क्रिकेट में। अगर आप बड़ी टीमों को देखें या फिर पुरानी टीमों को देखें तो बहुत सारी टीमों के मुकाबले अफगानिस्तान काफी नया है, और ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बार वो आया हुआ है। तो उस टाइम पे क्या है कि आपका जो भी है आपका दिमाग उतना चलता नहीं है, या फिर आप सही डिसीजंस नहीं ले पाते। तो जैसे जैसे अफगानिस्तान इस सिचुएशन में जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस होगा और उतने वो करेक्ट डिसीजंस लेगा। तो जितने भी व्यूअर्स और जितने भी फैंस अफगानिस्तान के कह रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं कि डाइव मार लेना चाहिए था, या फिर राशिद खान को बॉलिंग देनी चाहिए थी, या फिर अजमत को क्यों दिया, तो ये एक उनके लिए लर्निंग कर्व है। और आगे चल के जब ये वो सेम सिचुएशन में आएंगे तो आई थिंक बेटर डिसीजन लेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ उस मैच के बारे में। बाकी उस मैच में को आपने जितना क्राउड से एंजॉय किया उतना ही मैंने घर पे बैठ के टीवी पे एंजॉय किया, बाकी काफी मजा आ गया। जी बिल्कुल। उस मैच पे जस्ट मैं एंड करूंगा कि क्रेडिट टू अफगानिस्तान की इतनी बड़ी टीमों से वो हार रहा है, तो लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग ये नहीं बोल रहे कि वेल प्लेड, अच्छा खेले, इतना अच्छा आपने ट्राई किया। तो ये एटीट्यूड भी अच्छा लग रहा है कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम अफगानिस्तान। तो मैं डेफिनेटली अगले कुछ ट्रॉफीज में अफगानिस्तान को देखना चाहूँगा और अच्छा परफॉर्मेंस और लर्निंग के साथ। यस ठीक है। तो फिर उस दिन के अगले मैच पे चलते हैं। अगला मैच आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का था, ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड, जो बहुत ही वन साइडेड था एज एक्सपेक्टेड। ऑस्ट्रेलिया ने आराम से वो मैच जीत लिया, और फिर उसके बाद बहुत बड़ा मैच था इंग्लैंड वेस्ट इंडीज। हाँ, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच था, जो अगर स्टार्ट में अगर आप किसी से भी पूछते तो सब कहते कि इंग्लैंड फेवरेट्स हैं, और ऑफकोर्स इंग्लैंड से फेवरेट थे क्योंकि वेस्ट इंडीज का जो पास्ट रिकॉर्ड है, बायलेटरल्स का रिकॉर्ड है, वो नेपाल के सामने सीरीज हार चुके हैं, वो अफगानिस्तान के सामने सीरीज हार चुके हैं, और लास्ट शायद न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के साथ था उनका सीरीज बायलेटरल, वो भी है वो हार गए थे। तो मतलब वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड बड़ी टीम छोड़ो छोटी टीमों के साथ भी अच्छा नहीं है। तो हमने तो यही सोचा था कि इंग्लैंड तो आराम से हरा देंगे, लेकिन क्या कमबैक किया, और वेस्ट इंडीज को वाकई मतलब बाकी सारे फॉर्मेट में भले आप वेस्ट इंडीज को कितना भी इग्नोर कर दें, कितना भी उसको अंडर एस्टिमेट कर दें, बट T20 में वो 2 बार चैंपियंस है, और उन्होंने उस दिन बता दिया कि दे कैन कम बैक एट एनी टाइम। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल। और मैं तो अभी एक बड़ी बात और कहूँगा कि ज़्यादातर लोग ने अपने सेमीफाइनलिस्ट भी मान के चल रहे होंगे कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान में से ही आएंगे, ऐसा लोग मान के चल रहे हैं, या पाकिस्तान और श्रीलंका, जो भी आप बोले। मगर मेरे लिए तो डेफिनेटली वेस्ट इंडीज़ को मैं कभी T20 में इग्नोर नहीं करूँगा। और जो रॉ टैलेंट है उनमें, चाहे शेफर्ड हो, हेटमायर को 3 पे यूज़ करना बहुत अच्छा मूव है, रोपमैन पावेल है आपके पास, जेसन होल्डर है, तो वो बोलते हैं ना कमी नहीं है टैलेंट से। तो उस ड्यूअल पेस पिच पे बहुत अच्छी बैटिंग किया, 195 बनाए, और इंग्लैंड को मेरे हिसाब से बहुत आसानी से हरा दिया। मेरे को कभी लगा नहीं कि इंग्लैंड चेज में है, और स्पिन अटैक भी अच्छा है इस बार उनके पास, चेज है, मोटी है, और वो क्या बोलते हैं आपके पास एक लेगी भी है अगर वो लेना चाहें। तो आई थिंक वेस्ट इंडीज लुक्स अ बैलेंस साइड टू मी। तो मैं तो डेफिनेटली वेस्ट इंडीज को डेंजरस मानता हूँ, मैं बोलूँगा डार्क हॉर्स। और वो सुपर 8 में अगर आपसे क्वालिफाई करते हैं, जो हमको लग रहा है कि 90% तो आप वो क्वालिफाई कर ही लेंगे, तो इंडिया की ग्रुप में आएंगे, तो मजा आएगा इंडिया के साथ वेस्ट इंडीज का मैच देखने में। जी बिल्कुल। तो इतना ही था। कब खेले थे? यस, हाँ, आई थिंक 2 साल हो गए होंगे बायलेटरल्स के लिए। या
तो उस दिन का इतना ही था। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले दिन पे, और अगला दिन जिस दिन इंडिया का मैच था, कल की बात है। तो कल तो मतलब ज्यादा बड़े मैचेस थे नहीं। पहला था श्रीलंका और आई थिंक उसका था, ओमान का था। हाँ, श्रीलंका ओमान का था, जिसके अंदर श्रीलंका ने इजीली विन ले लिया। और दूसरा तो हिस्टोरिक इटली नेपाल। हाँ, दूसरा हिस्टोरिक मैच था इटली और नेपाल। और मतलब वो मैच देखा जाए तो 2 एसोसिएट नेशंस का मैच था। और एज अ व्यूअर, और जितना भी हम क्रिकेट अभी फॉलो कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उसमें हमने या बहुत सारे फैंस ने यही एक्सपेक्टेशन लगाया होगा कल वो मैच इजीली जीत जाएगा। लुकिंग एट देयर रिकॉर्ड, बैट रिकॉर्ड की, उन्होंने एक तो वेस्ट इंडीज के सामने बायलेटरल्स जीता हुआ है, एक सीरीज जीती हुई है, प्लस जो इंग्लैंड को उन्होंने नाक तले चने से चबाए इस स्टार्टिंग और जो ऑफ दिस सपोर्ट वर्ल्ड मिलता कप, है और जो सपोर्ट मिलता है हमको। तो मतलब हमको तो यही था कि भाई इटली तो फर्स्ट टाइम है, और हम इटली को उतना देखा भी नहीं हमने खेलते हुए। उन्होंने पहला मैच आई थिंक 70 रन से हार गए थे स्कॉटलैंड। 70 रन से हार, स्कॉटलैंड से काफी बुरी तरह से हार गए। तो देवर न्यू डेब्यूटेंट्स हैं, तो हमने तो कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था कि नेपाल के सामने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। चलो बॉलिंग में तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस की ही उन्होंने, 20 ओवर में सिर्फ 123 पे ही उनको मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन जो चेस किया, और दोनों भाइयों ने, मॉस्को ब्रदर्स ने, मतलब वो तो कमाल ही कर दिया। दो भाई दोनों तबाही, मतलब और इतना फास्ट, मतलब ऐसा लग रहा था जब नेपाल बैटिंग कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बीच में कुछ है, टर्न है, ये है, मतलब खेल नहीं पा रहे हैं, बैटर्स के लिए काफी तकलीफ होगी। लेकिन जब इटली बैटिंग करने आई तो ऐसा लग रहा था ये हाईवे है, मतलब क्या खेलना। उन्होंने एक भी विकेट नहीं गिरे, और 10 विकेट से एसोसिएट नेशन किसी 10 विकेट से जीता हो ये तो मुझे याद नहीं है। हालांकि जीता है, बट मुझे मेमोरी में मुझे, हाँ, वहाँ वर्ल्ड कप में तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये काफी अच्छा मिलता और इटली के लिए काफी कॉन्फिडेंस देके जाएगा। आपका उस मैच के बारे में क्या कहना है? जी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बातें आपने कवर कर ली, बट एक ही चीज मैं बोलूंगा, इंटरेस्टिंगली नेपाल अभी भी एक भी वर्ल्ड कप विन नहीं लिया है और इटली ने ले लिया है। तो आई थिंक नेपाल के लिए बाजी एकदम फिसल गई है। अगर वो अगला हारती है संडे तो ऑफिशियली नॉकआउट हो जाएगा। और अभी तो आई थिंक उनके लिए कोई स्कोप नहीं है, डू और डाई है। और उसके अलावा उनको अच्छे मार्जिन से भी जीतना पड़ेगा, तो काफ़ी प्रेशर रहेगा नेपाल पे। और इटली, यू नेवर नो, आई थिंक इंग्लैंड स्ट्रगल अगेंस्ट यूरोपियन साइड्स, तो इटली हैज़ अ गुड चांस। हालांकि मैं अभी भी इसको बहुत ही मैं बोलूँगा दैट्स अ डिस्टेंस थिंग फॉर मी। मैं ज़्यादा रियलिस्टिक स्कॉटलैंड को बोलूँगा, क्योंकि स्कॉटलैंड नोज हाउ टू बीट इंग्लैंड या ऐसी टीम को। और स्कॉटलैंड ऑलरेडी एक मैच इटली को भी हरा दिया है, तो अगर स्कॉटलैंड ने कल इंग्लैंड को हरा दिया तो ये ग्रुप पूरा खुल जाएगा। तो आई थिंक कल मेरे लिए लगता है इस ग्रुप का सबसे इम्पोर्टेंट मैच है। और लेट्स सी, अगर इंग्लैंड की टीम अभी मुझे कॉन्फिडेंट नहीं लग रही है तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लिए। भले ही कल मैं स्टेडियम में जा रहा हूँ, अफ्रीका न्यूजीलैंड, बट मेरे लिए कल का हाईलाइट रहेगा इंग्लैंड स्कॉटलैंड। जी बिल्कुल, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की आपने बात की कि वो कल इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उसके पहले आज एक अनएक्सपेक्टेड सा इम्पोर्टेंट मैच, लेकिन हिस्ट्री रिपीट करते हुए आज हमने देखा जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का। और आपने मैच शुरू होने से पहले कोई भी इंटरेस्ट दिखाया था कि इसमें कुछ हो सकता है, या कोई उलटफेर हो सकता है, कोई अपसेट आ सकता है? आई थिंक जिम्बाब्वे की बैटिंग आई, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने ऑप्ट किया फील्डिंग के लिए, तो मेरे को लगा इट्स नॉट अ बैड मूव, क्योंकि डे पिच पे और वो भी कोलंबो की यूज्ड पिच थी, तो वहां पे जनरली पिच गेट्स डिफिकल्ट टू बैट। तो मुझे लगा कि नॉट अ बैड टॉस टू लूज जिम्बाब्वे के लिए। और फिर मैंने स्कोर फॉलो किया। ऑफ कोर्स ऑफिस में आप पूरा तो नहीं देख सकते मैच, मगर जब स्कोर फॉलो किया तो 169 for 2 बनाया, तो मुझे इंटरेस्टिंग स्कोर लगा, क्योंकि जनरली आपके 2 डाउन होते हैं, या तो आपके 200 प्लस होता है, या फिर आप 150 for 8 ऐसा टाइप का कुछ होता है। तो मुझे लगा कि समझ नहीं आया क्या बात रही, मगर जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर देखना शुरू किया तो पता चला कि अच्छा पिच इतनी आसान नहीं थी, और जिम्बाब्वे ने काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन दिखाया। और जैसा आपने कहा, मुझे अभी भी याद है 2007 में ऑस्ट्रेलिया की फैंसी टीम जो रिकी पॉन्टिंग लीड कर रहे थे, उसको हराया था जिम्बाब्वे ने 138 या 139 चेस करते हुए। साउथ अफ्रीका का कोई ग्राउंड था, मेरे को ग्राउंड तो याद नहीं है। तो यू आर राइट, जिम्बाब्वे 2 ऑस्ट्रेलिया 0 इन वर्ल्ड कप T20 T20 वर्ल्ड कप 2। और मैंने अपने रील में भी कहा है, और इधर भी मैं कहना चाहता हूँ, आई थिंक जो अपसेट वर्ड जो आया है वो जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के मैच से ही आया है, क्योंकि 1983 में जिम्बाब्वे अपना पहला मैच खेल रहा था वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया के सामने, एंड नो वन एक्सपेक्टेड कि जिम्बाब्वे वो मैच जीतेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया वो मैच आराम से जीत जाएगा। लेकिन उस दिन पहला, आई थिंक वर्ल्ड कप हिस्ट्री का पहला अपसेट हुआ था, और उसी ट्रेडिशन को उन्होंने T20 में बरकरार रखा है। 2007 में भी उन्होंने उनको हराया, और 2026 इतने अच्छे मैचेस हुए, इतने नेल बाइटिंग मैचेस हुए। हम इंग्लैंड से
नेपाल की बात कर लें या साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान की बात कर लें, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ी टीम, छोटी टीम ने बड़ी टीम को हराया नहीं था। लेकिन आज वो फाइनली वो हुआ जिसका हमें सबको बेसब्री से इंतजार था। एक बड़ा अपसेट हुआ और ये वर्ल्ड कप के लिए और भी अच्छी बात है। और ये ग्रुप का जिसका हम जिक्र ही नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के वाले ग्रुप की या फिर इंग्लैंड वाले ग्रुप की, बट अब ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप भी काफी इंटरेस्टिंग हो गया खुल गया पूरा ग्रुप। हाँ, पूरा ग्रुप खुल गया है क्योंकि श्रीलंका के पास 2 विन है, जिम्बाब्वे के पास 2 विन है, और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का जो मुकाबला है वो काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। और अब नेट रन रेट पे भी बात जा सकती है क्योंकि ये तीनों में से ही कोई दो आ जाएगा। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सिनेरियो बता देता हूँ। जैसा आपने कहा ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे 2 मैच 2 विन, तो दोनों का +4 पॉइंट्स, और ऑस्ट्रेलिया के 2 मैच 1 विन। अब अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो फिर तीनों टीम 4-4 पे आ जाएंगी। और जिम्बाब्वे का भी एडवांटेज ये है कि उनका एक आयरलैंड से बाकी है मैच जो इतना अच्छा दिखे नहीं है, और एक श्रीलंका से बाकी है जिनके सामने ट्रेडिशनली जिम्बाब्वे स्ट्रगल कम हुआ है, और अभी रिसेंटली 80 पे भी ऑल आउट किया था एक मैच में। तो जिम्बाब्वे हैज़ अ ग्रेट चांस नाउ, और अगर वो अपने 2 में से 1 मैच भी जीतता है तो मुझे लगता है कि दे आर वेरी मच इन कंटेंशन। और ऑस्ट्रेलिया लुकिंग वेरी आउट ऑफ इट, मगर हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की साइड है और कभी भी ये नॉकआउट ब्लो दे सकती है। तो मैं अभी भी ऑस्ट्रेलिया को हल्के में तो नहीं लूंगा, मगर हाँ, ऑस्ट्रेलिया पर पूरा दबाव है मंडे वाला मैच के लिए। एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए है कि उनका लास्ट मैच है ओमान से, तो अगर वो मंडे जीत जाते हैं तो नेट रन रेट का सारा कैलकुलेशन होगा उनके पास, तो दैट्स एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया हैज। और मंडे तक आई थिंक मिचेल मार्श या तो आ जाएंगे या स्टीव स्मिथ भी आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि दोनों में से एक की तो जरूरत है, क्योंकि मैट रेंशो अभी आपका अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई थिंक एक प्लेयर की जो कमी खल रही है वो है या तो मार्श या स्मिथ। तो अभी भी मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया आउट नहीं है, बट हाँ, आई थिंक आपने सही कहा, ये सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप हो गया है, क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप डी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सॉल्व हो गया है, और ग्रुप सी कल के मैच पे आई थिंक डिपेंड करता है बहुत, कल और परसों नेपाल वेस्ट इंडीज का। बट हाँ, आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग अभी ग्रुप बी। उसके बाद एक और मैच होगा, उस पर मैं बता देता हूँ। आई थिंक कनाडा यूएई का था, कंटेक्स्ट वाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट यूएई ने एक स्टनिंग चेस किया, 150 का टारगेट लास्ट ओवर में चेस किया। तो आज सारे मैच नेल बाइटर रह रहे हैं, और जैसा मैं अभी आपको अपडेट दूँ, यूएसए ने भी काफ़ी बड़ा स्कोर क्रिएट किया है और 196 बना दिया है। तो टफ चेज है नेदरलैंड के लिए, तो काफ़ी अच्छा फ्राइडे जा रहा है अभी तक। तो लेट्स होप कि नेदरलैंड भी क्लोज जाए और हमारे लिए एक ब्लॉकबस्टर इवनिंग हो। और इन सारे मैचेस में हमने एक मैच की बात नहीं की जो इंडिया की मैच की थी, हालांकि उस मैच में हमने सबने एक्सपेक्ट किया था, हम भी कमेंटेटर्स के साथ ही थे कि इंडिया 300 के करीब स्कोर करेगा, और खेल भी वैसा ही रहे थे जैसे ईशान किशन ने स्टार्ट किया था या फिर संजू सैमसन ने जैसा स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आए और उसके बाद फिर जो मोमेंटम बिगड़ा इंडिया का, उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करना चाहूंगा, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि जो ऑफ स्पिनर ने भारत को बहुत परेशान किया, वही उसी टाइप के ऑफ स्पिनर से हमें संडे भिड़ना है। तो देखिए, कमजोरी तो है, अब आप आंख बंद कर देंगे तो जो भी समस्या है वो चली तो नहीं जाएगी, चाहे टेस्ट मैचेस में हमने देखा हो या चाहे हल्का सा भी टर्न हो, तो बैट्समैन के फुटवर्क में जो इश्यू है वो है तो है, मतलब वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो और कोलंबो आप जाओगे तो वहाँ तो और होगा ये, क्योंकि कोलंबो में तो अभी तक एक भी फ्लैट विकेट मिला नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप अगर एक ही तरीके से खेलते रहेंगे और हर मैच में 250 पौने 300 रन एम करोगे, तो मुझे लगता है कि वो बैकफायर ज़्यादा जल्दी करेगा। तो आई थिंक सिचुएशन समझनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरे लिए तिलक सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, तिलक या इवन सूर्या, क्योंकि ये दोनों जानते हैं गियर 1, गियर 2, गियर 3 में खेलना। और बाकी जो आपके टॉप ऑर्डर हो गए या नीचे शिवम दुबे और वो सब हो गए, शिवम दुबे भी आई थिंक स्पिनर के लिए काफ़ी क्रिटिकल है, अगर उनको स्पिन मिल जाता है तो ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन। तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या भी, आई थिंक कल तो कंपटीशन थी उनकी और शिवम की, कौन बड़ा छक्का मारता है, और हार्दिक ने शायद बाजी मार ली थी। तो दमखम तो है, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं, इंडिया हर टीम से एटलीस्ट 2 टाइम्स ज़्यादा फेवरेट है। बस आई थिंक थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है, और हमें समटाइम्स में भी 180 190 भी इनफ है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत अच्छा बॉलिंग लाइनअप है। और कल तो मैं पूरा श्योर हूँ, सुनने में आ रहा है कि शायद संडे को कुलदीप भी आपको मिल सकते हैं देखते हैं, तो कुलदीप, अक्षर और वरुण काफ़ी अच्छा स्पिन ट्रायो है हमारे पास। तो स्पिन पिच पे भी हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो एज सच मेरे को कोई कंसर्न नहीं लग रहा, मगर हाँ, कल के मैच में जो हमने देखा, इरास्मस को हम पढ़ नहीं पाए, मे भी हम लोग उनके एंगल को नहीं पढ़ पाए। आपको क्या लगता है? क्योंकि एज सच मेरे को अनप्लेबल तो नहीं लगे, अनप्लेबल नहीं लगे, लेकिन मैं वही रीडिंग थोड़ा उनको इंडिया वालों ने रीड उनको अच्छे से नहीं किया, हाथ से रीड नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ा डिसेप्टिव भी कर रहे थे, कभी दूर से कर रहे थे, कभी पास जाके कर रहे थे। तो इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी पाकिस्तान के पास भी एक ऐसा बॉलर है
और काफी मतलब सोशल मीडिया पे काफी उनकी चर्चाएं चल रही हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कल करेंगे, विस्तार से करेंगे। आज के लिए तो बस इतना ही था। इंडिया मोर इम्पोर्टेंटली दोनों मैच अपना जीत चुका है, काफी अच्छा हेल्दी रन रेट्स के साथ है, तो हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके अंदर कोई ज्यादा कुछ होगा नहीं। इंडिया तो ऑफकोर्स सुपर 8 में जा ही रहा है। तो बाकी कल के इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। कल धवल जा रहे हैं साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच देखने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तो देखते हैं कि वो पहले गए थे तो काफी एपिक मैच हुआ था। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कल भी हमें एक एपिक मैच देखने को मिले। जी बिल्कुल। तो हम कल मिलते हैं फिर इंडिया पाकिस्तान के जो 15 तारीख को मैच है उसके ऊपर हम एक कल वीडियो लेके आएंगे आपके लिए और अच्छे से एनालिसिस करेंगे। जो भी बॉलर्स हैं, क्या कंडीशंस है, क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए और हमें और बहुत कुछ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो देखते रहें, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।